आज बात करते हैं एक ऐसे संकट की जिसने देश के हर घर, हर किचन को हिलाकर रख दिया है। सड़कों पर लगी लंबी लंबी कतारों से लेकर आसमान छूती कीमतों तक, हम रसोई गैस की इस किल्लत की असली कहानी और उसके पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के बरनाला से, लेकिन सच पूछिए तो ये कहानी आज पूरे देश की है। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों से लाइन में लगे थे। उनका इंतजार खत्म होता उससे पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। ये सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि इस संकट का वो दर्दनाक चेहरा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भूषण कुमार मित्तल अकेले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी तो बस एक झलक है उस बड़ी तस्वीर की जिससे आज लाखों लोग हर दिन गुजर रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक इंसान की परेशानी नहीं, ये एक नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। दिल्ली हो, पुणे हो या गोरखपुर, हर जगह बस लंबी लंबी लाइनें। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लखनऊ में एक आदमी हताश होकर गैस के ट्रक के आगे ही लेट गया। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम जवाब दे चुके हैं और देहरादून जैसी जगहों से तो सिलेंडर लूटने तक की खबरें आ रही हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये इस संकट की असली कड़वी सच्चाई बताते हैं। सरकार कहती है कि सिलेंडर का दाम है 900 रुपये, लेकिन ब्लैक मार्केट में वही सिलेंडर 3000 और कुछ शहरों में तो 6000 रुपये तक का बिक रहा है। सीधे सीधे 6 गुना ज्यादा। सोचिए, ये आम परिवारों पर कितना बड़ा बोझ होगा। और ये आग सिर्फ घरों के चूल्हों तक ही नहीं पहुंची है, इसका असर हमारी गलियों के रेस्टोरेंट्स पर भी पड़ रहा है। ज़ोमैटो, स्विगी के ऑर्डर्स 60% तक गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट्स के पास खाना बनाने के लिए गैस ही नहीं है। कितने ही ढाबे और छोटे भोजनालय बंद हो गए हैं। तो एक तरफ है ये हाल और दूसरी तरफ है सरकार का दावा। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां क्यों लग रही हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सरकार का क्या कहना है? उनका कहना है कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी यानी जनता की पैनिक बाइंग और होर्डिंग की वजह से हो रहा है। मतलब गलती हमारी है कि हम घबरा रहे हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई कमी है ही नहीं, कोई संकट नहीं है, तो फिर सरकार ने ये सारे इमरजेंसी जैसे कदम क्यों उठाए? उनके बयानों और उनके एक्शन में इतना फर्क क्यों दिख रहा है? आइए जरा सरकार के ही एक्शन की टाइमलाइन देखते हैं। 7 मार्च को दाम बढ़ाए, 8 मार्च को रिफाइनरीज को प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दिया, 9 मार्च को कमर्शियल इस्तेमाल पर राशनिंग लगा दी और 14 मार्च को तो पीएनजी वालों के लिए सिलेंडर बुक करना ही बैन कर दिया। क्या ये कदम उस सरकार के लगते हैं जो कह रही हो कि सब ठीक है? तो अगर ये सिर्फ लोगों का पैनिक नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? आखिर ये संकट आया कहां से? चलिए अब इस पहेली की जड़ तक चलते हैं। ये चार्ट देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। हम अपनी जरूरत की 60% एलपीजी बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, और यही निर्भरता आज हमारे लिए मुसीबत बन गई है। और हमारी इंपोर्टेड गैस का 90%, जी हां 90%, सिर्फ एक रास्ते से आता है। एक 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। सोचिए, ये हमारे देश के लिए एक लाइफलाइन की तरह है और अभी वो लाइफलाइन ही लगभग बंद पड़ी है। और ऐसा नहीं कि ये सब अचानक हो गया। जानकारों का कहना है कि इस जियोपॉलिटिकल तनाव का अंदाजा महीनों से था, लेकिन ना तो इंपोर्ट के नए रास्ते ढूंढे गए, ना ही जनता के लिए कोई बैकअप प्लान बनाया गया, और सबसे बड़ी चूक, हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व ही नहीं था। और जब मैं कहता हूं कि कोई रिजर्व नहीं था, तो इसका मतलब समझिए, हमारे देश का पूरा स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व सिर्फ 48 घंटे का है। जी, सिर्फ 2 दिन का। ये किसी टाइम बॉम्ब पर बैठने जैसा नहीं तो और क्या है? तो सवाल यह है कि अब आगे क्या? कब तक चलेंगे ये हालात? और सबसे जरूरी सवाल, ये संकट खत्म कब होगा? देखिए, मोटे तौर पर 4 रास्ते नजर आते हैं। या तो ईरान वाले मामले में कोई सीज फायर हो जाए, या फिर हमें अमेरिका, कनाडा जैसी जगहों से इतनी सप्लाई मिल जाए कि काम चल जाए। तीसरा, बिना सीज फायर के ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। या चौथा, कि भारत डिप्लोमेसी के जरिए अपने जहाजों के लिए कोई अलग से रास्ता निकाल ले। लेकिन इन चारों में से कोई भी रास्ता रातों रात नहीं खुलने वाला। जो असलियत है वो ये है कि इस संकट को सुलझने में कम से कम और 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। तो जब तक ये सब ठीक नहीं होता, एक आम नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे हाथ में कुछ है? हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे अगर घर में बिजली ठीक रहती है तो इंडक्शन कुकर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
अगर इलाके में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की लाइन है तो उसके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। कहीं कालाबाजारी हो रही हो तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर उसकी शिकायत जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, पैनिक बाइंग ना करें। ज्यादा सिलेंडर जमा करने से किसी और की जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन इन सब उपायों के बीच इस संकट की सबसे बड़ी और असली कीमत वो महिलाएं चुका रही हैं जिन्हें एक बार फिर मिट्टी के चूल्हे के धुएं में लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक उम्मीद का टूटना है। हाँ, ये संकट आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लाइनें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि जब ये सब खत्म होगा तो क्या हम इससे कोई सबक सीखेंगे? क्या हम भविष्य के लिए तैयार होंगे या फिर अगली बार ऐसे ही किसी संकट का इंतजार करेंगे? ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना होगा।